मैं तुमसे कह रहा हूँ रानिया, बताओ सच क्या है, मेरी बीवी को बताओ, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए वो सब किया था। वो उसका चेहरा देखता बेहद गुस्से से बोल रहा था जब अचानक उसका शोर कमरे में दाखिल हुआ। तुम दोबारा यहाँ आ गए? उसने गुस्से से दामियार की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी बीवी से, मेरी बात बेहद ज़रूरी है। देखो रानिया, सच बोलो, थोड़ी देर पहले इस कमरे में जो कुछ हुआ वो बयान करो, उसको बयान करो, इसको बताओ मैंने किस तरह तुम्हारी जान बचाई। मेरी बीवी कितनी बेयकीनी से मुझे देख रही है, प्लीज़ इसे बताओ, इस कमरे में थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? यहाँ तुम्हें आग लगी थी, मैंने किस तरह तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। जो कुछ उन्हें नज़र आया वो सिर्फ नज़र का धोखा था और कुछ नहीं, प्लीज़ बताओ इन लोगों को। वो मिन्नत भरे लहजे में बोल रहा था जबकि रानिया खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे वो उससे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा हो। उसने एक नज़र उठाकर अपने शौहर को देखा जो गुस्से में उसी की जानिब देख रहा था। फिर उसने इज़ा की तरफ देखा जिसका हाथ अब तक दामियार शाह के हाथ में मजबूती से थमा हुआ था। झूठ बोल रहा है तुम्हारा शौहर, जो जो कह रहा है सब झूठ है। हम कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे के बेहद करीब थे, हम दोनों में बहुत गहरे ताल्लुकात थे। इतना ही नहीं बल्कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। यहाँ इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इंजॉय कर ले, लेकिन हम लोग पकड़े गए। वो इज़ा की जानिब देखती बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बात कर रही थी जबकि दामियार बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की कोई घटिया बात करेगी। कितने सुकून से वो उसकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा गए। यही इंसान था जिसने थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी, उसे मरने से बचाया था, उसको मौत के मुंह में जाने से बचाया, और वो कैसे एक लम्हे में उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा गई थी। इज़ा ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, इसका एक एक लफ्ज़ झूठ है। इज़ा मुझ पर यकीन करो, इज़ा प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, ये औरत झूठ बोल रही है। सच बोलो रानिया, खुदा के लिए सच बोलो। वो उसके कंधों पर हाथ रखता उसे झंझोड़ चुका था जबकि रानिया की निगाहें अब तक पत्थराई हुई थी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। इज़ा ये झूठ बोल रही है, मैं कसम खा के कहता हूँ ये झूठ बोल रही है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। रानिया के झूठ पर वो वापस उसकी तरफ आता उसको अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। घटिया इंसान, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिला कि दोबारा यहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। अगर इतनी मोहब्बत थी इससे तो छोड़ा क्यों इसे, शादी कर लेता ना। इस्माइल खान ज़्यादा आगे बढ़ते उसे गिरेबान से थाम चुका था। उसे उस आदमी से कोई मतलब ना था, वो कुछ भी कहे, उसे कुछ भी सुना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस इज़ा की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, एतबार देखना चाहता था। वो चाहता था कि इज़ा उस पर भरोसा करे, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। रानिया अपने लफ्ज़ कहकर जैसे अपने लबों पर चुप की मोहर लगा चुकी थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसके बार बार कहने पर भी उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, जबकि उसकी निगाहें उसके बदन पर मौजूद ज़ख्मों से होती उसके चेहरे पर गई। इज़ा ने आहिस्ता से कदम उसकी जानिब बढ़ाए और वो बिल्कुल उसके सामने आ गई। पूरी पार्टी में यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा हमें ढूंढते हुए, उसे क्या पता, हम तो पार्टी से ही भाग निकले। ज़बर बड़े मज़े से बोल रहा था जबकि शनाया आइसक्रीम खाते हुए उसे घूरने लगी। ज़बर कितनी गलत बात है, वो आपसे कितना प्यार से पेश आते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शनाया को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए उसे देखते हुए कहने लगी, खुदा के लिए शनाया, मुझे उस आदमी का कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं चाहिए। खुदा का शुक्र है कि मेरी इज्जत बच गई। उससे अब ज़बर अब तक अपने कानों को हाथ लगाते तौबा तौबा कर रहा था। तौबा करें, ऐसा भी कोई मर नहीं रही वो आपके लिए। वो मुंह बनाकर बोली, सच कह रहा हूँ, मेरी इज्जत खतरे में थी। वो जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, अच्छी और खूबसूरत लड़की तो मिली नहीं उन्हें, इसीलिए आपके पीछे लग गए, वो मुंह बनाते बोली जबकि वो उंगली से उसके लब के करीब इशारा कर रहा था जहाँ थोड़ी सी आइसक्रीम लगी थी। ज़बर दिमाग ठीक है आपका, यहाँ पर बीच सड़क में मैं आपको रोमांस सूझ रहा है। उसके इशारे पर वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है, मैं तुम्हें किस करने की बात नहीं कर रहा शनाया, तुम्हारे मुंह पर आइसक्रीम लगी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है और मुझे हरगिज़ पता नहीं चल रहा। वो मुंह बनाते एक और आइसक्रीम का चम्मच भरकर मुंह में डाल चुकी थी जबकि ज़बर ने नफ़ी में सर हिलाते अचानक उसे बाजू से पकड़कर खुद के करीब किया। वो उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी जबकि रानिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। जब इज़ा ने अपना हाथ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा, उसका थप्पड़ इतना शदीद था कि रानिया अपनी जगह से हिल कर रह गई थी।
तुम्हारी बकवास पर मुझे यकीन नहीं है रानिया इस्माइल खानज़ादा, क्योंकि मुझे अपने शोहर पर यकीन है। तुम झूठी, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम्हारी आंखें झूठी, तुम्हारा लहजा झूठा। थोड़ी देर पहले जब मैं इस कमरे से बाहर गई थी ना, तो तुम्हारी हालत पर तरस खा के गई थी, क्योंकि तुम्हें इस तरह टूटी बिखरी हालत में देखकर एक औरत होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही थी। इसलिए नहीं गई थी कि मुझे अपने शोहर पर यकीन ना था। ये आदमी जिसके मुंह पर तुमने अभी झूठ बोला है ना, इसे खुदा ने मेरी सांसों से ज़्यादा करीब कर दिया। ये इंसान मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल ही नहीं सकता। और जानती हो, जिस इंसान को खुदा सच्ची मोहब्बत दे दे वो इंसान कभी भटक नहीं सकता। ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसे तुम्हारे वजूद की ज़रूरत नहीं है अपनी मोहब्बत लुटाने के लिए। वो उसे देखते हुए दामियार की तरफ बढ़ी, जो अब तक आंखों में बेयकीनी लिए उसे देख रहा था। उसने आहिस्ता से दामियार के चेहरे पर अपने नाजुक हाथ रखे और उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, दामियार शाह, मुझे आप पर यकीन है, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। मैं जानती हूँ आप दुनिया का हर गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी ईज़ा का यकीन, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। मुझे आप पर यकीन है, और मुझे आप पर यकीन नहीं होता तो भी इस प्लानिंग के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा था मुझे। इस्माइल खानज़ादा साहब, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी आपने, लेकिन क्या है ना, मैं दामियार को कॉल करके वापस आपके पास बेंच के करीब जा रही थी, तब आपकी बातें सुन चुकी थी। जब आप किसी को फ़ोन पर कह रहे थे कि बहुत अमीर पार्टी हाथ लगी है, दुआ करो वो हमारे झांसे में आ जाए तो पैसा ही पैसा होगा। उस वक्त मैं आपकी चालबाजी समझ नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सोचा शायद आप अपने काम के मुतालिक कुछ बात कर रहे हो, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि आपकी उस अमीर पार्टी का नाम दामियार शाह था। अपनी खूबसूरत बीवी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसा कीजिए, इसे किसी सड़क पर बिठाकर बोली लगवा दें, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अपनी बीवी की खूबसूरती का काफ़ी अच्छे से खिराज वसूल कर रहे हैं आप। अपनी बीवी की खूबसूरती का काफ़ी अच्छे से खिराज वसूल करते हैं ना आप, इससे आपकी इनकम और ज़्यादा होगी। वो उसे घूरते हुए बोली तो इस्माइल खानज़ादा सुर्ख आंखों से बिफर कर उसकी जानिब बढ़ा कि दामियार ने उसे गर्दन से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। खबरदार, जो मेरी बीवी को इन नज़रों से देखा, आंखें नोच लूंगा मैं तुम्हारी। वो गुस्से से उसे पीछे फेंकता ईज़ा को देख रहा था, जो इस्माइल के इस तरफ आने पर दामियार के कंधे को मजबूती से थाम चुकी थी। इज़ा, चलो यहाँ से। वो उसके कंधे पर अपना हाथ फैलाता हुआ उसे अपने करीब कर चुका था। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना दामियार, हमें वापस चलना है। मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, अपने शहर, अपने घर। वो उसके सीने में चेहरा छुपाए बोली तो दामियार को जैसे ढेरों सुकून मिला था। उसके माथे पर शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ते हुए वो उसे लेकर कमरे से बाहर जाने ही लगा था, जब ईज़ा ने अपने कदम रोककर पीछे की तरफ देखा, जहाँ वो लड़की अब तक ज़मीन को घूर रही थी। दामियार ने तुम्हें क्या कहा था किसी ज़माने में रानिया, कि तुम अच्छी लड़की हो, है ना? गलत कहा था, तुम एक बहुत 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 बुरी लड़की हो। वो उससे कहते हुए दामियार के साथ कमरे से निकल गए। जब उसे पीछे से ज़ोरदार चांटों की आवाज़ें सुनाई दी, वो उसे एक दफ़ा फिर से पीट रहा था, इसलिए क्योंकि वो दामियार को फंसाने में कामयाब नहीं हो सकी। इस्माइल, मुझे नहीं पता था उस बेडशीट को आग लग जाएगी, वरना मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैंने अदाकारी भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो बहकने की बजाय कमरे से निकल गया था। वो रोते हुए उसे बता रही थी, बेकार औरत, एक मर्द को अपनी तरफ रागिब नहीं कर सकी तो क्या फ़ायदा तेरी इतनी खूबसूरती का। अगर ये खूबसूरती तेरे शोहर के किसी काम की नहीं है तो मर जा घटिया औरत। तू तो कह रही थी कि दामियार को फंसाना बहुत आसान होगा, औरतों का ख़ास शौक़ रखता है, लेकिन फंसाना तो दूर, तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो तक नहीं कर सकी। वो मुसलसल लातों और घूंसों से उसकी हालत ख़राब कर चुका था, जबकि रानिया अपनी तमाम तर खूबसूरती और तबाहकुन साजिश के साथ नाकाम हो गई थी। वो अक्सर किसी न किसी होटल में पाए जाते थे, और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपनी नज़र में रखकर वो दोनों बहुत पैसे ऐंठते थे लोगों से। शोहर की नज़र में इग्नोर होने वाली बीवी दूसरे मर्द की तवज्जो जल्द खींच लेती है, और फिर उसे बहला फुसला कर खुद पर नोटों की बारिश करवाना तो उनके लिए बहुत आसान था। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े लोगों से पैसे निकलवाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो नाकामयाब हुए, क्योंकि ईज़ा दामियार को अपने शोहर पर यकीन था। वो उसे लेकर घर वापस आया तो वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन फ़िलहाल ज़बर को उसके थके होने से कोई मतलब नहीं। उस वक्त उसकी तलब जाग चुकी थी, और वो उससे तलब अपनी बीवी से ही पूरी करनी थी। ज़बर जी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। वो उसके पीछे आते शरारती अंदाज में बोली तो ज़बर जुमाइनी अंदाज में मुस्कुराया, जबकि उसके बार बार सोने की रट लगाने का मतलब भी वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो उसे तंग करने के मूड में थी। अगर मैं सो जाऊँ तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? उसके पीछे बड़े प्यार से हिसार बनाते हुए वो बोली तो वो उसकी गर्दन में हाथ डालते उसे अपने सामने कर गया, अपने शोहर की ख्वाहिशों का एहतराम करने की बजाय। अगर तुम सो जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम
आराम करते हुए थोड़ी सी अपनी नींद को ख़राब कर देती हो। अल्लाह हाफिज़ कहकर मेरे जज्बात को राहत पहुंचाओगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। वो बोला तो अब की दफ़ा वो जवाब में कुछ नहीं कह पाई। हाँ, उसे तंग करना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। पक्की बात है, फिर आप ये नहीं करेंगे कि आंखें खोलो, वो मुंह बनाते हुए बोली। जब वो उसे अक्सर खुद को देखने के लिए कहता, लेकिन बज़ाहिर बहुत बोल्ड नज़र आने वाली वो मासूम सी लड़की अंदर से बहुत ही शर्मीली और मशरकी लड़की थी, जो कि बहुत ज़्यादा शर्माती थी। हाँ, लेकिन उसका शर्माना घबराना सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए था, और वो उसकी घबराहट से बहुत महसूस होता था। उसे अच्छा लगता था उसका इस तरह से नज़रें झुकाना। उसकी लरजती पलकें, तेज़ होती धड़कनें उसे मज़ीद बेखुद करती, और ये भी हकीकत थी कि शनाया के साथ वो बेखुद हो जाता और उसे खुद में गुम कर लेना चाहता था। उसे अच्छा लगता था शनाया का ये शर्मीला शर्मीला सा रूप। घर में अंधेरा छाया हुआ है, तकरीबन सभी लोग लगता है सो गए हैं। खाना वो दोनों बाहर से खा कर आए थे, इसलिए सीधा अपने कमरों की तरफ चले गए। वो भी उसे लिए कमरे में आया तो उसके सीने पर सर रखे वो उससे बातें करते हुए अंदर आ गई। अंदाज बेहद मासूमाना था, जैसे वो उसके अंदर छुपी हो। आधी रात का वक्त था, वो अपने बाबा के साथ सो रही थी। उसे शहीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 3-4 दिन से वो बाबा के पास ही थी। शहीर को देखना तक उसने गवारा नहीं किया था। वो इंसान जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, कितनी आसानी से नज़रें फेर गया था। हाँ, लेकिन कुछ गलतियाँ उसकी अपनी भी थी। उसने बहुत गलत किया था, शहीर को गलत समझा था। लेकिन जो भी था, शहीर को उसकी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि उन गलत फहमियों को बढ़ावा देना चाहिए था। और अब कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि उसको कमरे से निकाल कर वो कोई दूसरी ले आएगा। अगर लाता है तो लाए, उसकी भला से उसे भी कोई परवाह ना थी। कौन सा वो शहीर की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी हुई थी कि उसकी दूसरी शादी पर जोग लेकर बैठ जाएगी। फजूल में ताया अब्बू और ताई अम्मी को भी बता दिया था अपनी और शहीर की लड़ाई का, जिसकी वजह से अब वो उसे समझा समझा कर हलकान हो रहे थे। लेकिन उसका कोई इरादा ना था शहीर के सामने झुकने का। ताया और ताई अम्मी तो जानते तक नहीं थे कि शहीर की सोच उनको लेकर कितनी गलत है। उस इंसान को अपनी दौलत का ज़रूरत से ज़्यादा ही घमंड था। ठीक है, वो गलतफहमी का शिकार हो गई थी, लेकिन उसकी गलतफहमी को दूर करने की बजाय वो कैसे उससे उसकी गरीबी के ताने दे रहा था। पहले 2 दिन पहले लड़ाई के बाद शहीर ने उसे कमरे से निकाला था, और फिर भी उसने मुंह को 2 दिन पहले हुई लड़ाई के बाद शहीर ने उसे कमरे से निकाला था, और फिर उसके बाद उसने भी शहीर को मुंह नहीं लगाया। वो ना तो वो शहीर के सामने आई थी और ना ही दोबारा उसका कोई काम किया था। आज सुबह वो खुद ही इस्त्री के टेबल के साथ खड़ा अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। उसे देखते चेहरा फेर गया तो उसने भी अहमियत दिए बगैर ही नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस वक्त भी उसके जहन में वो ही सवार था। कहने के लिए उसकी नाराज़गी अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन वो बेचैन थी। शहीर का ये रूप उसने सोचा तक ना था, और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि वो उसे इस तरह से नज़रअंदाज कर सकता है। हर बात में उसे अहमियत देने वाला, हर चीज़ में उसको सबसे आगे रखने वाला, कैसे उसे नज़रअंदाज कर गया था। उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप से मतलब था। हाँ, ये सच था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बाप का अच्छा इलाज करवा सकती, जिसकी वजह से वो मजबूर थी, वरना कब की वो उसे छोड़कर जा चुकी होती। वो जानती थी उसके ताया अब्बू के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इतने अच्छे अस्पताल में उसके बाबा का इलाज करवा सकें। और फिर वो प्रेग्नेंट थी। वो हरगिज़ अपने बच्चे की आने वाली ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, बेशक उसका बाप कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो। सारी ज़िंदगी उसने गुर्बत में गुजार दी थी। वो अपने बच्चे के लिए उसकी आने वाली ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बना सकती थी। जो ज़िंदगी उसने जी थी, वो ज़िंदगी वो अपने बच्चे को नहीं दे सकती थी। हाँ, सिर्फ़ यही वजह थी कि वो अब तक उसके घर पर थी, वरना इतनी तज़लील के बाद शायद वो कभी भी यहाँ रुकने का इरादा ना रखती।